है एवरीवन, दिस इज संदीप और आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 417 पैसिफिक अटलांटिक वाटर फ्लो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इनपुट क्या दे रखा है और आउटपुट क्या मांग रहा है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पे m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स दे रखा है और इस मैट्रिक्स में कुछ नंबर दिए हुए हैं। ये जो मैट्रिक्स है एक तरफ से आइलैंड है और आइलैंड के चारों तरफ पानी है। एक तरफ है पैसिफिक ओशन, पैसिफिक सागर, और एक तरफ है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक सागर। ओके, तो यहाँ मैंने पैसिफिक ओशन को पीओ से लिख रखा है जो ऊपर है मैट्रिक्स के ऊपर, और लेफ्ट में भी पैसिफिक ओशन है तो लेफ्ट में भी लिख रखा है। और मैट्रिक्स के राइट में मतलब आइलैंड के राइट साइड में अटलांटिक ओशन है तो अटलांटिक ओशन लिख रखा है, और डाउन मतलब मैट्रिक्स के डाउन में अटलांटिक ओशन है तो उसको लिख रखा है। तो इसमें नंबर दिए हुए हैं मैट्रिक्स में जो एक तरह से पानी का लेवल बता रहा है कि इस आइलैंड पे इतना इतना पानी पहले से है। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर बारिश होती है तो इस आइलैंड से पानी बहना चाहिए और बह के दोनों तरफ जा रहा है कि नहीं। और जहां जैसे मान लो अगर पानी बह के यहाँ से जा रहा है तो ये अटलांटिक ओशन में चला जाएगा। अगर किसी तरीके से इधर जा रहा है तो ये कहाँ चला जाएगा, पैसिफिक ओशन में। लेकिन क्वेश्चन ये बोला कि जब बारिश होता है तो पानी बह के दोनों में जाना चाहिए, पैसिफिक और अटलांटिक ओशन में। अगर जिस पर्टिकुलर आर कॉमा सी मतलब रो, जिस सेल से रो और कॉलम से दोनों में जा रहा है पानी, पैसिफिक ओशन में जा रहा है और साथ में अटलांटिक ओशन में जा रहा है, तो उन सारे आर कॉमा सी मतलब उस पर्टिकुलर सेल को हमें एज अ आउटपुट देना है। अगर तुम देखो तो अगर इसका हम ध्यान दें, ये जो आर कॉमा सी है तो यहाँ से अटलांटिक ओशन में भी पानी जा रहा है और यहाँ से यहाँ और यहाँ होके ये पैसिफिक ओशन में भी पानी जा रहा है। और ये पानी यहाँ से मतलब इस सेल से इस सेल पे तभी जाएगा जब अगले वाले सेल की जो वैल्यू है वो या तो छोटी हो या फिर इक्वल हो। क्योंकि मान लो यहाँ पे जहां तुम खड़े हो वहां पानी 4 फीट तक है और अगले वाले का पानी ऑलरेडी 5 फीट या 6 फीट है, लेकिन वो आगे नहीं जा रहा है, पता नहीं जा रहा है कि नहीं, उसमें डाउट है। तो इस वाले से लेवल से मतलब जहां तुम खड़े हो उस अगले वाले लेवल में पानी तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसका जा रहा है तो उसमें से इधर तो आ जाएगा लेकिन यहाँ से उसमें जाएगा नहीं। तो इसलिए हमेशा जो वैल्यू है कि जहां तुम्हारा आर कॉमा सी मतलब जहां तुम्हारा इंडेक्स है, जहां तुम्हारा सेल है, वहां का पानी हमेशा ज्यादा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए अगले वाले से, मतलब जहां पानी बहना है। तो ऐसे आर कॉमा सी मतलब सेल मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे अगर कोई और एग्जांपल लूं तो एक कॉर्नर वाले जैसे ले लो, कॉर्नर वाला दोनों जगह पानी जा रहा है, एक तो अटलांटिक में जा रहा है और एक जा रहा है पैसिफिक ओशन में। इस वाले कॉर्नर का भी मतलब 0,4 का भी देखो तो ये जा रहा है अटलांटिक और पैसिफिक दोनों में। तो यही ये बोल रहा है कि ऐसे मल्टीपल सेल हो सकते हैं जहां से पानी दोनों में जाना चाहिए बारिश होने के बाद, पैसिफिक ओशन में और अटलांटिक ओशन में। तो सभी सेल को, जितने भी सेल हैं उनका रो और कॉलम हमें एज अ आउटपुट 2D वेक्टर में देना है। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए मतलब इस पर्टिकुलर आइलैंड के लिए आउटपुट तुम्हारा ये होगा। अब तुम ध्यान दो तो 0,4 के लिए 0,4 से पानी अगर बारिश हो तो दोनों ओशन में जा रहा है। जैसे 0,4 ये रहा 5 वाला जहाँ पे 5 वैल्यू है, तो ये जा रहा है पैसिफिक अटलांटिक और ये जा रहा है पैसिफिक ओशन में, दोनों में पानी जा रहा है। ठीक है, अगर 1,3 के लिए देखें तो 1,3 इंडेक्स कहाँ है, 1,3 ये 4 हो गया। तो इसमें भी देखें तो इसकी नेक्स्ट वाली की वैल्यू इसी के बराबर है तो पानी जाएगा अगर बारिश हो तो। फिर यहाँ से ये जा रहा है अटलांटिक में। और अगर वापस हम ऊपर के साइड देखें तो अगले वाली की वैल्यू छोटी है तो वहां से पानी 4 से पानी 3 वाले में जाएगा और 3 से पानी आराम से साइड में है तो तुम्हारा पैसिफिक ओशन में जाएगा। अब एक चीज ध्यान दो, जितने भी कॉर्नर वाले सेल हैं, जैसे ये हो गया तुम्हारा, ये वाला हो गया, ये तो ऑलरेडी अगर थोड़ा सा भी बारिश हो तो पानी जाएगा ही ओशन में। तो टॉप वाले जितने हैं मतलब 0 रो वाले जितने हैं वो पैसिफिक में जाएंगे
और जितने तुम्हारा फर्स्ट कॉलम वाले हैं जीरो कॉलम वाले वो भी पैसिफिक में जाएंगे। और ऐसे ही जितने भी लास्ट रो वाले हैं ये वो तुम्हारा सारे सेल का पानी तुम्हारा अटलांटिक ओशन में जाएगा जब भी बारिश होगा तो। और जितने भी लास्ट कॉलम वाले हैं उसका भी पानी तुम्हारा जाएगा इसमें अटलांटिक ओशन में। तभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसका हम यूज करने वाले हैं आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। लेकिन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूं जो कि तुम्हें यूज होगा सॉल्यूशन में। तो मान लो तुम i, j सेल पे हो, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तुम अगर i, j पे हो तो तुम 4 डायरेक्शन में जा सकते हो। ऊपर जा सकते हो, नीचे आ सकते हो, राइट में जा सकते हो और लेफ्ट में जा सकते हो। अगर तुम देखो कि अगर 4 डायरेक्शन में तुम जा सकते हो तो ऊपर अगर जाएगा i, j सेल पे हो तो ऊपर जाएगा तो i-1 हो जाएगा और j वैसे ही रहेगा, ठीक है। और राइट में अगर जाए तो i क्या होगा, वैसे ही रहेगा, j+1 हो जाएगा। अगर नीचे i, j से तो i क्या होगा, +1 हो जाएगा और j वैसे ही रहेगा। तो अगर लेफ्ट में जाए i, j से तो i हो जाएगा तुम्हारा i वैसे ही रहेगा और j -1 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा एक तरह से कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि अगर तुम i, j पे हो तो तुम्हें ऊपर मूव करने पे क्या चेंजेस हो रहा है इंडेक्स में, नीचे मूव करने पे क्या इंडेक्स में चेंज हो रहा है और राइट में और लेफ्ट में मूव करने पे इंडेक्स में क्या चेंज हो रहा है। तो अगर तुम एक चीज ऑब्जर्व करो तो ऊपर जब जा रहा है तो i में -1 हो जा रहा है और j में वैसे ही रह रहा है, ठीक है। जब तुम राइट में जा रहा है तो i में कुछ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, 0 हो रहा है या 0 डिक्रीमेंट हो रहा है और j में क्या हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो जा रहा है। जब तुम नीचे आ रहे हो तो रो में क्या हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो जा रहा है और j में तुम्हारा 0 का इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर तुम लेफ्ट साइड जाते हो तो तुम्हारे रो में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो कॉलम है उसमें -1 का डिक्रीमेंट हो जा रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले। अगर इसको हम एक रो और एरे के रूप में लिखें तो क्या होगा, मान लो तुम रो एरे लेते हो, 4 साइज का ले रहे हैं क्योंकि 4 डायरेक्शन में जाना है। तो ऊपर अगर ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, रो -1 हो जा रहा है। अगर हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो वो 0 रह रहा है। अगर हम डाउन आ रहे हैं तो रो क्या हो रहा है, +1 हो जा रहा है। अगर हम राइट में जा रहे हैं तो रो क्या हो रहा है, 0 रह रहा है। ऐसे ही अगर हम कॉलम एरे निकालें तो तुम्हारा क्या होगा, तुम देखो जब रो -1 हुआ था ऊपर जाने पे तो कॉलम क्या था, 0 था। जब लेफ्ट जाने पे रो तुम्हारा 0 था तो कॉलम क्या था, -1 था। ऐसे ही तुम्हारा जब रो 1 हुआ था राइट जाने पे, सॉरी ऊपर आने पे, तो कॉलम क्या था तुम्हारा, 0 था। और जब रो राइट जाने पे रो 0 था तो तुम्हारा कॉलम क्या था, +1 हुआ था। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना इसको हम आगे सॉल्यूशन में हम यूज करने वाले हैं ताकि हमें ज्यादा कोड नंबर ऑफ लाइन ना लिखना पड़े और कंफ्यूजन ना हो। इसके लिए हम ये ट्रिक यूज करेंगे। अब देखो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्यूशन को समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। जो फर्स्ट 0 रो है वो तो पैसिफिक ओशन से ऑलरेडी क्या है कि सटा हुआ है तो उसमें पानी जाएगा ही। तो जहां जहां रो 0 वो भी पैसिफिक ओशन में पानी जाएगा और जहां जहां कॉलम 0 होगा वो भी पानी पैसिफिक में जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो इसका पानी पैसिफिक में आराम से चला जाएगा। एक कॉन्सेप्ट एक ये निकल के आ रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये निकल के आ रहा है कि जहां जहां तुम्हारा रो m-1 होगा मतलब लास्ट वाला रो, वहां वहां अटलांटिक में पानी होगा ही होगा। और ऐसे ही लास्ट वाला कॉलम जहां जहां कॉलम n-1 हुआ मतलब लास्ट वाला कॉलम, वहां वहां पानी अटलांटिक में जाएगा। अब तीसरा समझो, तो अगर हम ये करें कि मान लो एक अलग से 2D वेक्टर ले लें, 2D वेक्टर लें किसके लिए, पैसिफिक के लिए ले लें, और एक 2D वेक्टर लें अटलांटिक के लिए। और इस 2D वेक्टर में हम क्या करें कि जहां जहां भी पैसिफिक का पानी जा पा रहा है, ठीक है, एक तरह से रिवर्स ऑर्डर में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जहां जहां पैसिफिक का पानी जा पा रहा है बारिश होने पे, मतलब मिल पा रहे हैं, दोनों फ्लो हो पा रहा है, उसको पहले ही 1 मार्क कर दें। तो मान लो पैसिफिक जहां जहां i, j
पानी जा पा रहा है। अभी हम देखेंगे कि कंडीशन क्या है और कैसे आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझो, क्योंकि ये सब हेल्प होने वाला है सॉल्यूशन को समझने में। और अटलांटिक में जहां जहां पानी जा रहा है, अटलांटिक का पानी आई कॉमा जे, वहां वहां हम वन मार्क कर देंगे। और ऐसे वन कम मार्क करेंगे जब ये कंडीशन फॉलो करेगा, ये और ये कंडीशन तुम्हारा फॉलो करेगा। देखें, अब मैंने बोला था कि ये जितने भी साइड वाले हैं, ये है और ये, इसको पैसिफिक के लिए क्या करो, वन मार्क कर दो। पहले तो हम चेक करेंगे कि हम क्या कह रहे थे कि पानी फ्लो होना चाहिए, लेकिन पानी कहाँ से फ्लो होना चाहिए, अंदर आइलैंड से ओशन की तरफ। लेकिन हम यहाँ पे रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चेक कर रहे हैं कि ओशन से कहाँ कहाँ पानी एक तरह से लिंक है। और लिंक कैसे, किसी कंडीशन के बेस पे। पानी फ्लो तुम्हारा 1,1 से किधर होना चाहिए, 1,0, मतलब 2 से तुम्हारा पानी का फ्लो 3 में होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब इस वाले का वैल्यू ज्यादा हो इस वाले से। मैंने अभी 1 मार्क कर दिया येलो कलर से। अब चेक करो इन सब के लिए, इन सभी सेल के लिए जहां जहां अटलांटिक ओशन का 1 मार्क है, वहां से हम डीएफएस अप्लाई करना शुरू करेंगे। और जहां तक भी डीएफएस पहुंच पाएगा कंडीशन को ट्रू करते हुए, वहां तक 1 मार्क कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि पानी वहां से फ्लो हो सकता है। जहां जहां 1 मार्क है वहां से पानी अटलांटिक में फ्लो हो सकता है। सेम कंडीशन अप्लाई होगा तुम्हारा पैसिफिक के लिए, कि जहां जहां पैसिफिक में 2D वेक्टर ले रहे हैं, तो जहां जहां पैसिफिक ओशन में 1 मार्क होगा, तो वहां वहां से इसका मतलब है कि पानी फ्लो हो सकता है पैसिफिक में। और एट द एंड हम चेक कर लेंगे कि पैसिफिक ओशन में पानी फ्लो हो रहा है कि नहीं पर्टिकुलर सेल के लिए, और पर्टिकुलर सेल के लिए तुम्हारा पानी अटलांटिक ओशन में फ्लो हो रहा है कि नहीं। और वही रो और कॉलम तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मान लो तुम शुरू करते हो इस पर्टिकुलर सेल से जिसका इंडेक्स क्या होगा तुम्हारा 2 रो और लास्ट कॉलम है जो कि 2,4 से शुरू करते हो। नीचे आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं क्योंकि वैल्यू बड़ी है, लेकिन पहले से 1 ऑलरेडी मार्क है तो उसको विजिट नहीं करेंगे। राइट साइड लेफ्ट साइड में जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू बड़ी है, तो वहां जाएंगे और 1 मार्क कर देंगे। अब तुम ध्यान दो कि यहाँ आ चुके हैं अब, ठीक है। यहाँ से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, हम नीचे आ सकते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू बड़ी है, ऊपर आ सकते हैं उसकी वैल्यू बड़ी है, और लेफ्ट में जा सकते हैं उसकी वैल्यू बड़ी है। तो अगर लेफ्ट में जाएं, बाकी को हम बाद में ट्रावर्स करेंगे, लेफ्ट में जाए तो वहां 1 मिल जा रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पर्टिकुलर खड़े हैं हम 2,2 पे, जहाँ पे वैल्यू अब 1 मार्क कर दिए हैं, किसको विजिट कर दिए हैं, इसका पानी, अब पानी यहाँ पे आ सकता है। अब यहाँ खड़े हैं, क्या हम लेफ्ट में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं क्योंकि वैल्यू छोटी है। नीचे आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, वैल्यू छोटी है। ऊपर जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, वैल्यू छोटी है। तो हम पर्टिकुलर 2,2 तक हम पहुंच गए थे, ठीक है। इससे शुरू किए और 2,2 तक गए थे। और देखा जाए तो और भी बहुत सारे पाथ होंगे, जैसे अगर इसको हमने विजिट नहीं करा था तो उसको विजिट कर लेते हैं, तो इसको 1 मार्क कर सकते हैं। राइट साइड में जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं क्योंकि वहां पे वैल्यू बड़ी है, लेकिन पहले से 1 मार्क है तो नहीं जाएंगे। लेफ्ट साइड में जा सकते हैं, वैल्यू सॉरी नहीं जा सकते हैं क्योंकि वैल्यू छोटी है। 1,1 से हम 1,3 पे जा सकते, 0,3 पे जा सकते हैं, नहीं वैल्यू छोटी है। हम 2,4 से गए थे 2,2 तक, मतलब यहां से शुरू करके यहां तक हम गए थे। अब मान लो यहां तक अटलांटिक हम मार्क कर दिए कि अटलांटिक का पानी इस पर्टिकुलर सेल तक आ सकता है। मान लो पैसिफिक के लिए चेक करें, मान लो पैसिफिक का पानी यहाँ पहले ही 1 है, क्योंकि जितने भी सटे हुए हैं ओशन के वहां तो पानी 1 होगा, मतलब मार्क कर देंगे कि यहाँ पानी जा सकता है। 1 का मतलब यही है। तो अगर हम 2,0 से शुरू करें तो ये राइट साइड में जा सकता है क्योंकि वैल्यू बड़ी है, फिर ये राइट साइड में जा सकता है क्योंकि वैल्यू बड़ी है। तो अब देखो हमने शुरू करा था 2,0 से, जो पानी जा रहा है यहां तक 2,2 तक, और हमने शुरू करा था अटलांटिक के लिए जो इसका भी पानी 2,2 तक जा रहा है। तो 2,2 ऐसा सेल हो जा रहा है जहां पानी दोनों का आ रहा है, दोनों ओशन का आ रहा है। एक तरह से उल्टा सोचना कि फ्लो हो सकता है, 2,2 से फ्लो हो सकता है पानी 2,4 तक, इवन 2,2 से पानी फ्लो हो सकता है तुम्हारा 2,0 तक। तो ये एक पॉइंट ऐसा जहां से पानी दोनों सागर में जा सकता है। तो ये तुम्हारा सेल जो है
उसका इंडेक्स आंसर हो में डाला जा सकता है। तो ऐसे मल्टीपल सेल होंगे इस मैट्रिक्स में, मतलब इस आइलैंड में। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन को देखते हैं कि जो कोड है उसको देखेंगे तो मुझे लग रहा है जो भी डाउट आपके बच रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो अब कोड को हम समझ लेते हैं कि लाइन नंबर 21 पे देखो, तो ये तुम्हारा इनपुट में आ रहा था कि जितने हाइट हैं पर्टिकुलर आइलैंड पे, जहाँ पे पानी का हाइट पहले से अवेलेबल है वो क्या है, जो कि आ रहा था 2D वेक्टर में, तो जिसका रो का साइज था m और कॉलम का साइज था n। अब मैंने बोला था कि दो हम ले लेंगे 2D वेक्टर, एक ले लेंगे पैसिफिक के लिए, एक ले लेंगे अटलांटिक के लिए। जहां जहां रो जीरो होगा और जहां जहां कॉलम जीरो होगा उसको हम पैसिफिक के लिए मार्क कर देंगे 1, और सेम जहां जहां कॉलम तुम्हारा लास्ट होगा और रो भी तुम्हारा लास्ट होगा वहां वहां मार्क कर देंगे अटलांटिक के लिए 1। अब मैंने बोला था कि जब मार्क कर देंगे 1, साइड वालों को 1 मार्क कर देंगे कि यहाँ यहाँ पानी जा सकता है। स्पेसिफिक के लिए पैसिफिक का मार्क कर देंगे, और अटलांटिक के लिए अटलांटिक का 1 मार्क कर देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि वापस से ट्रावर्स करेंगे हर सेल को, और जिस सेल का भी पैसिफिक 1 होगा, यहाँ से पानी पैसिफिक में जा पा रहा है, उसके लिए हम डीएफएस कॉल कर देंगे। तो लाइन नंबर 41 पे और सेम हम काम करेंगे कि जहां जहां लाइन नंबर 46 पे देखो कि जहां जहां अटलांटिक 1 होगा पहले से, उसके लिए हम डीएफएस कॉल कर देंगे कि इसका पानी ऑलरेडी किस किस सेल तक जा सकता है और इसका इस सेल का पानी अटलांटिक तक जा सकता है। ठीक है, इसके लिए डीएफएस कॉल कर देंगे, और कैसे कॉल करेंगे वो देख लेते हैं। डीएफएस कॉल कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक तो हाइट ले रहे हैं और रो और कॉलम की पर्टिकुलर किस सेल का पहले से 1 मार्क है कि वहां से पानी फ्लो हो सकता है पर्टिकुलर ओशन में। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने बोला था कि 4 डायरेक्शन में जा सकते हैं। अभी एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था कि 4 डायरेक्शन में जाने के लिए एक शॉर्टकट क्या तरीका है, उसके लिए मैंने एक लूप लिया है और ऊपर मैंने 2 एरे ले रखा है जो कि बस इंडेक्स को मैनिपुलेट करेगा, कुछ और नहीं है। अगर नहीं समझ आया तो एक बार पीछे करके वीडियो देख लो, मैंने समझाया कि पर्टिकुलर सेल रो कॉमा कॉलम पे हो तो कैसे ऊपर और लेफ्ट में और राइट में और डाउन में जा सकते हो। तो हम न्यू और रो और न्यू कॉलम ले लिए हैं। अगर आप डीएफएस पहले से सॉल्व किए होंगे तो ज्यादा आसान है। डीएफएस का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता आपको तो एक बार मैं सजेस्ट करूंगा कि डीएफएस होता क्या है, डीएफएस ट्रावर्सल कैसे करते हैं उसको एक बार समझ लीजिए, तब ये और अच्छे समझ में आएगा। चलो, अब देख ले रहा हूं कि जो न्यू रो और न्यू कॉलम है वो कहीं आउट ऑफ बाउंड तो नहीं जा रहा है, मतलब वो हमेशा जो रो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, रो हमेशा लेस देन m होना चाहिए, कॉलम तुम्हारा हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, और न्यू कॉलम तुम्हारा हमेशा लेस देन n होना चाहिए। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट एक मैंने यूज करा है कि जो न्यू रो और न्यू कॉलम का हाइट है वो हमेशा बड़ा या बराबर होना चाहिए करंट वाले के, तभी तो ऊपर से नीचे फ्लो होगा पानी करंट वाले में। तो वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ चूज किया, वही कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा है। और एक चीज और कि बार बार हमें ट्रावर्स ना करना पड़े, कि अगर एक बार मैं किसी पर्टिकुलर सेल के लिए चेक कर ले रहा हूँ कि यहाँ पे पर्टिकुलर ओशन का पानी आ रहा है तो उसको वापस ना चेक करना पड़े, इसलिए मैं यहाँ चेक कर ले रहा हूँ कि वो नॉट इक्वल टू 1 है। इसका मतलब अभी यहाँ पे चेक मैंने नहीं करा है और यहाँ पे पानी अभी पता नहीं है कि फ्लो हो पाएगा कि नहीं। अब देखो, अब अगर ये सारे कंडीशन लाइन नंबर 12 के पास हो रहा है तो हम मार्क कर देंगे कि इस पर्टिकुलर न्यू सेल पे पानी आ सकता है पर्टिकुलर ओशन का, और उस सेंस ओशन से आगे हम कॉल कर देंगे डीएफएस कि आगे जाके चेक करके आओ कि और कहां कहां पानी कहां कहां से पानी फ्लो हो सकता है। तो ये सिंपल था। अगर समझ ना आया हो तो एक बार मैं सजेस्ट करूंगा कि वापस एक बार देखो, समझ में आएगा वीडियो। और लास्ट में मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि हर दोनों जित दोनों अटलांटिक और पैसिफिक के लिए मैंने 2D वेक्टर ले रखा है लाइन नंबर 24 में, तो उसमें अब डेटा स्टोर हो गया कि जहां जहां पानी फ्लो हो सकता है, जहां जहां से पानी फ्लो हो सकता है ओशन में, उसको मार्क कर दिया है 1। तो वही मैं अब मैट्रिक्स को वापस ट्रावर्स कर रहा हूँ जो पैसिफिक और अटलांटिक है, और चेक कर ले रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे पैसिफिक 1 है और कहाँ कहाँ पे अटलांटिक 1 है। और जहां पे दोनों अगर मैच कर गए कि पैसिफिक भी 1 है और अटलांटिक भी 1 है, वो तुम्हारे आंसर का पार्ट होगा, वो सेल तुम्हारे आंसर का पार्ट होगा। उसको मैं एक वेक्टर में रख ले रहा हूँ और उसको मैं स्टोर करके और लास्ट में मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ। तो ये तुम्हारा एक तरह से सॉल्यूशन हो गया। अगर सॉल्यूशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो,
शेयर करो। और अगर कुछ कमेंट है आपके दिमाग में, कुछ और इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए भी आप कमेंट करो, मैं उस चीज़ों को इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू।